भारतीय इतिहास की यह घटना सबसे मार्मिक और वीरतापूर्ण घटनाओं में से एक है, जब बिहार के 80 वर्षीय बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा स्वयं अपनी ही तलवार से अपने हाथ को एक झटके में काटकर और गंगा नदी में अर्पित कर दिया गया और यह प्रार्थना की गई कि हे गंगा मैया, अपने छोटे से इस भक्त की तुच्छ भेंट को स्वीकार करो। इस कदम के लिए बड़ा साहस चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, जबकि आपको यह पता है कि शरीर के एक हिस्से में गोली लग चुकी है, कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। नाव में बैठकर आप गंगा नदी को पार कर रहे हैं और पीछे से अंग्रेजी फौज डगलस के नेतृत्व में उस व्यक्ति का पीछा कर रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं और ऐसे में उस व्यक्ति का जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी स्वयं की रियासत जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ है। उस क्षेत्र के मंदिरों को बारूद से उड़ा दिया गया, वहां पर बहुत लूटपाट मचाई गई। इसलिए जीवित रहना जरूरी है कि जगदीशपुर जाकर अंग्रेजों को वहां से खदेड़ा जाए और यूनियन जैक मतलब उनका झंडा उतारकर फेंक दिया जाए और स्वयं का केसरिया ध्वज वापस से लहरा दिया जाए। ऐसे में इस कदम के लिए बड़ी हिम्मत और बड़े साहस की आवश्यकता होती है। एक अंग्रेज अधिकारी है कर्नल होम्स, उसके द्वारा तो यह कहा गया है कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष नहीं हुई होती, अगर वो युवा होता, तो अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ जाता। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे 80 वर्षीय उस महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में, जिनके द्वारा 1857 की क्रांति में किस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया गया था, कैसे स्वयं की रियासत जब अपने हाथों से चली गई थी, अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया गया। आयु भले ही 80 वर्ष हो, वृद्ध कहने की अपेक्षा यदि आप इसको युवा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंग्रेजों के पास में डेली इस व्यक्ति की यह खबरें पहुंचा करती थी कि आज कालपी में विद्रोह कर दिया, आज रीवा में हो गया, आज कानपुर में हो गया, आज लखनऊ में हो गया, और सब जगह से एक ही नाम अंग्रेजों के समक्ष आता था, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। अंग्रेज इस भ्रम में थे कि ये कुंवर सिंह सभी अलग अलग हैं या ये सारे कुंवर सिंह एक हैं। तो समाचार ये मिलता था ये सारे कुंवर सिंह अलग अलग नहीं है, ये सारे कुंवर सिंह एक ही हैं, और वो है बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनकी आयु है 80 वर्ष। अंग्रेजों के लिए बड़ी चिंता की बात थी। अंग्रेजों ने चौतरफा अपनी फौज लगा रखी थी, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह को पकड़ नहीं पाए, और इस योद्धा के द्वारा अपनी स्वयं की जगदीशपुर रियासत को न केवल अंग्रेजी कब्जे से मुक्त कराया गया, बल्कि जीवन भर जो स्वतंत्र रहने की प्रतिज्ञा ली थी, जीवन भर स्वतंत्र रहे और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को स्वतंत्र रहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस कहानी की शुरुआत करते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है वहां से। मालवा के क्षेत्र के एक बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे परमार राजा भोज। इन्हीं परमार राजपूतों की एक शाखा थी, उज्जैनिया शाखा। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन का क्षेत्र आता है, उसी उज्जैन से संबंधित होने के कारण इनको उज्जैनिया शाखा कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब यहां पर अटैक किया गया था, तो परमार राजपूतों की ये जो उज्जैनिया शाखा थी, इसको मालवा के क्षेत्र से पलायन करना पड़ा, और ये पलायन करके वर्तमान बिहार का जो शाहाबाद का क्षेत्र है वहां पर चले गए। उस समय यह जिला मुख्यालय हुआ करता था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर शासन होता था। बाद में ये जो शाहाबाद का क्षेत्र है, इसको तोड़कर अलग अलग जिले इससे बनाए गए थे, जिसमें भले ही आपका भोजपुर हो या फिर रोहतास हो या कैमूर हो, ये अलग अलग जिले यहां पर बनाए गए थे। जब ये उज्जैनिया शाखा के ये परमार राजपूत बिहार के उस क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां की जो अलग अलग सत्ताएं थी, उनके साथ में इनको संघर्ष करना पड़ा। भले ही चेरो राजवंश हो या अलग अलग राजवंश हो, उनके साथ में इनको संघर्ष करना पड़ा। उन संघर्षों के दौरान इन्होंने वहां कुछ क्षेत्रों को जीता, वहां पर अपनी सत्ताएं स्थापित की। भले ही होरिल के द्वारा डुमराव राज्य की स्थापना की गई हो या सुजान शाही के द्वारा जगदीशपुर राज्य की स्थापना की गई हो। सुजान शाही के बेटे थे उदत सिंह, उनके द्वारा ये जो जगदीशपुर जो रियासत थी, इसको और शक्तिशाली बनाया गया। आगे चलकर हम ये देखते हैं अलग अलग जो भी केंद्रीय सत्ताएं रही हों, भले ही मुगल आए हों या फिर आपके अंग्रेज आए हों, जगदीशपुर रियासत वाले स्वतंत्रता प्रेमी थे, और इनके द्वारा केंद्रीय सत्ता को हर मोर्चे पर, हर स्तर पर चुनौतियां दी गई थी। अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ में समझौता नहीं किया गया था। इसी जगदीशपुर रियासत में आगे चलकर एक शासक होते हैं साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह की एक रानी थी पंचरत्न देवी। तो साहबजादा सिंह और पंचरत्न देवी के यहां पर एक पुत्र उत्पन्न होता है 13 नवंबर 1777 ईस्वी को, जिसको हम वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके अन्य भाइयों में
कुंवर अमर सिंह, कुंवर दयाल सिंह, राजपति सिंह। इसमें ये जो कुंवर अमर सिंह हैं, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध बाबू कुंवर सिंह के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया था, उनके साथ में संघर्ष किया था। और बाद में हम ये भी देखते हैं कि जब कुंवर सिंह की डेथ हो जाती है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को, संक्रमण फैलने से, बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने से, वृद्धावस्था भी थी, लगातार वो युद्ध लड़ते जा रहे थे, उसके कारण जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो भाई हैं अमर सिंह, उनके द्वारा इस संघर्ष को लगातार जारी रखा जाता है और कैमूर का जो क्षेत्र है उसको अपना केंद्र बनाकर अंग्रेजों से वो लड़ते हैं। बाद में नेपाल की तरफ चले जाते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र से अंग्रेजों के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है धोखे से, और बाद में गोरखपुर की जेल में बंद कर दिया जाता है। और वहीं पर रहते हुए अमर सिंह की बीमारी के कारण, पेचिस हो गया था, बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। खैर, 1826 ईस्वी में बाबू कुंवर सिंह के जो पिता थे साहबजादा सिंह, उनकी डेथ होती है। जब उनकी डेथ होती है तो जगदीशपुर रियासत का जो दायित्व है वो अमर सिंह के कंधों पर आ जाता है, सॉरी, कुंवर सिंह के कंधों पर आ जाता है। कुंवर सिंह व्यापारियों के लिए कार्य करते हैं, किसानों के लिए कार्य करते हैं। एक तो बाजार बनवाते हैं ताकि व्यापारियों को लाभ हो, इसके अलावा तालाब बनवाते हैं, कुएं बनवाते हैं ताकि किसानों को लाभ हो। लेकिन इस समय जो ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहां पर शासन था, उसकी गलत नीतियों के कारण बहुत सारी रियासतों पर यह खतरा था कि उनको कभी भी जब्त कर लिया जाएगा, कभी भी उनका विलय कर लिया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। बहुत सारी रियासत अंग्रेजों की इन गलत नीतियों के कारण कर्जे में डूबी हुई थी और इन्हीं कठिनाइयों का सामना जगदीशपुर रियासत के जो शासक थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनको भी यही सामना करना पड़ रहा था। हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों में जो अलग अलग गवर्नर जनरल रहे थे, जिसमें एक गवर्नर जनरल था डलहौजी, जो 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। वो डेली ये नए नए तरीके देखता था कि किस प्रकार से इन भारत की रियासतों का मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय करूं। जहां पर युद्ध के द्वारा किया जाए वहां पर युद्ध करके कर लेता था। हम ये देखते हैं कि पंजाब हो, सिक्किम हो, बर्मा हो, इनको युद्ध के द्वारा मिला लिया गया था। पंजाब को 1849 में, सिक्किम को 1850 में और बर्मा को 1852 में, जो लोअर पीगू और बर्मा का जो क्षेत्र है। बाद में बर्मा को बाद में और फिर भी मिलाया गया था डफरिन के द्वारा। इसके अलावा डलहौजी एक नीति लेकर आया था जिसको हम गोद निषेध नीति बोलते हैं या उसकी हड़प नीति बोलते हैं। डलहौजी ने क्या कहा कि राजाओं मेरी बात सुनो भाई, भारत में 3 प्रकार की रियासतें हैं। पहली रियासत वो जो हमारे आने से पहले स्वतंत्र थी, बाद में उन्होंने हमारे से संधियां कर ली, अभी भी वो स्वतंत्र है। उन रियासतों में अगर कोई राजा है और उस राजा के अगर कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है उसका, तो वो गोद ले सकता है, उसको गोद लेने का अधिकार है। मतलब जब उस राजा की डेथ हो जाएगी तो उसका जो गोद लिया हुआ जो पुत्र होगा वो अगला शासक बन सकता है। हम उस रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं करेंगे। दूसरी वो रियासतें जो हमारे आने से पहले किसी के अधीन थी, या तो मुगलों के या मराठों के, बाद में हमारे अधीन हो गई, ऐसी रियासतों के राजाओं को गोद लेने का अधिकार होगा या नहीं होगा ये हम तय करेंगे। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं गोद लेने का अधिकार दे दूंगा, अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं गोद लेने का अधिकार नहीं दूंगा। और जब गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो उस रियासत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा, यानी उस रियासत का अस्तित्व खत्म। तीसरी वो रियासतें जिनको बनाया ही हमने है, बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो वहां के राजा की डेथ हो जाती है और अगर उसके कोई संतान नहीं है तो उसको गोद लेने का अधिकार नहीं है, और उसकी डेथ के साथ ही उस रियासत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। और हम ये देखते हैं कि डलहौजी की इस हड़प नीति या गोद निषेध नीति का परिणाम बहुत सारी रियासतों को भुगतना पड़ा। भले ही आपकी सतारा हो या जैतपुर हो या संबलपुर हो या इसके अलावा बघाट हो या उदयपुर हो, ध्यान रखना ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, मेवाड़ वाला उदयपुर नहीं है। ये उदयपुर मध्य प्रदेश में एक रियासत आती है, 1852 में उसको मिलाया गया था। तो ये भले ही आपका उदयपुर हो, इसके अलावा या आपका नागपुर हो या झांसी हो, ये बहुत सारी रियासतें हैं जिनको डलहौजी ने इस हड़प नीति के तहत मिला लिया था। राजस्थान की एक रियासत और आती है करौली, जो जादौन वंशीय रियासत है, उसका भी विलय कर लिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के द्वारा उस रियासत के विलय को रद्द किया गया था लंदन से। तो मतलब अंग्रेजों की ये जो नीतियां थी, इन नीतियों के कारण इन रियासतों को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा था।
और बाबू वीर कुंवर सिंह की स्वयं की जो रियासत थी जगदीशपुर, जो वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आती है, उस समय शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आया करती थी, वो रियासत भी कर्जे में डूबी हुई थी और उसके सामने भी यह खतरा मंडरा रहा था कि आज नहीं तो कल अंग्रेज मेरी रियासत का भी विलय कर लेंगे। ऐसे में बाबू वीर कुंवर सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति एक विद्रोह की एक ज्वाला धधक रही थी और यदि कोई और छोटी मोटी घटना हो जाए तो इस विद्रोह की ज्वाला को और ज्यादा भड़का सकती है। ऐसी ही एक घटना हुई। पटना का एक कमिश्नर था जिसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर के द्वारा पटना के क्षेत्र के आसपास के जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों का बहुत क्रूरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक उनका दमन किया गया था। बहुत क्रूरता बरती गई थी उनके साथ में, फांसी पर लटका दिया गया था। जब इन क्रूरता की खबरें आसपास के क्षेत्र में फैली तो जनमानस में एक बहुत आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी पटना के पास में एक सैनिक छावनी थी, दानापुर सैनिक छावनी। दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों ने यहां पर सशस्त्र क्रांति कर दी, जिसको वो विद्रोह बोलते हैं, हम क्रांति बोलते हैं। 7वीं, 8वीं और 40वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा यहां पर विद्रोह कर दिया गया। यहां से निकलकर वो सोन नदी के तट पर पहुंचे। बाबू वीर कुंवर सिंह को जब इस बात की जानकारी मिली तो कुंवर सिंह ने स्वयं आगे बढ़कर उन सैनिकों का स्वागत किया, सम्मान किया और नदी में, नाव में बैठाकर सोन नदी को पार कराया। योजना बनाई गई, आरा पर अटैक करेंगे, वहां पर अंग्रेजों का जो गोला बारूद है, जो खजाना है, उस खजाने पर धावा बोला जाएगा। इसको कहा गया आरा हाउस की घेराबंदी। 27 जुलाई 1857 ईस्वी के लगभग यह अटैक किया गया। इस समय बाबू वीर कुंवर सिंह के पास में लगभग 8 से 10 हजार की फौज बताई जाती है, जिसमें 2 से 3 हजार तो दानापुर सैनिक छावनी के जो सैनिक थे वो उनके पास में थे। इसके अलावा उनके जो किसान थे उनको भी प्रशिक्षित करके सैनिकों में बदल दिया गया था। तो कुल मिलाकर 8 से 10 हजार की फौज इस समय उनके पास में थी। आरा पर अटैक किया गया। आरा में एक बिलियर्ड हाउस हुआ करता था जिसको किले नुमा उन्होंने बना दिया। अब जब वहां पर कुंवर सिंह के द्वारा अटैक किया गया तो जेलें थी, उन जेलों को तोड़ दिया गया। सैनिकों को, जो वहां के जो बंदी थे, उन बंदियों को मुक्त करा दिया गया कि तुम जाओ। इसके अलावा जो खजाना था, उस खजाने पर धावा बोल दिया गया और आरा हाउस, जहां पर ये अंग्रेजी सैनिक छिपे हुए थे, उसकी घेराबंदी कर ली गई। अब आरा हाउस की घेराबंदी तो कर ली गई, लेकिन उसके अंदर जो सैनिक थे वो लगातार अंदर से गोलीबारी कर रहे थे क्योंकि उनके पास में पर्याप्त गोला बारूद था। ऐसे में योजना बनाई गई कि सुरंग खोदी जाए और बारूद लगाकर इसकी दीवारों को उड़ा दिया जाए। अंग्रेजों के पास में जब सूचना मिली तो एक अंग्रेज अधिकारी था डनबर, उसके नेतृत्व में यहां पर सैनिक भेजे गए कि जाओ और आरा हाउस को मुक्त कराओ। लेकिन कुंवर सिंह के नेतृत्व में न केवल डनबर के नेतृत्व में आई हुई सेना को पराजित कर दिया गया, बल्कि डनबर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब अंग्रेजों को जब यह सूचना मिली कि डनबर, जो आरा हाउस को मुक्त कराने के लिए गया था, वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बहुत सारे सैनिक मार दिए गए, बहुत सारे सैनिक जो हैं वो जान बचाकर वहां से भाग चुके हैं, तो ऐसे में इनका एक अंग्रेज अधिकारी था विंसेंट आयर, जो उस समय बक्सर से और इलाहाबाद की तरफ जा रहा था। उसके पास में रास्ते में एक खबर पहुंचाई गई कि इलाहाबाद मत जाओ, इस समय तुम आरा हाउस की तरफ जाओ और वहां पर जो कुंवर सिंह ने आरा हाउस की घेराबंदी कर रखी है, आरा हाउस को मुक्त कराओ। वो अपनी फौज लेकर जाता है, उसके साथ में आधुनिक हथियार थे, इसके अलावा आधुनिक तोपखाना था। बाबू कुंवर सिंह को यह पता था कि मेजर विंसेंट आयर की सेना भी बड़ी है, आधुनिक तोपखाना है, आधुनिक हथियार हैं। ऐसे में सीधा लड़ना समझदारी नहीं होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि रास्ते में जो पुल है, क्यों ना उस पुल को तुड़वा दिया जाए। पुलों को तुड़ाया गया, प्रयास किया गया विंसेंट आयर को रोकने का, लेकिन रोकने में सफल नहीं हुए। तो आरा के पास में एक जगह आती है बीबीगंज। उस बीबीगंज स्थान पर कुंवर सिंह की और विंसेंट आयर की सेना के बीच में मुकाबला हुआ। स्वाभाविक था, विंसेंट आयर के पास में आधुनिक तोपखाना, आधुनिक हथियार थे, वो जीत गया और कुंवर सिंह को यहां से पीछे हटना पड़ा। आरा हाउस की घेराबंदी हटाकर यहां से जाना पड़ा और वो कालपी की तरफ चले गए। विंसेंट आयर ने आरा हाउस को मुक्त तो करा लिया, लेकिन वो इस पूरे घटनाक्रम से बहुत ज्यादा क्रोधित था और ये सारा क्रोध उसने निकाला बाबू कुंवर सिंह की जो रियासत थी जगदीशपुर, उस रियासत पर और उस रियासत के लोगों पर। वो जगदीशपुर गया, वहां के जो मंदिर थे उनको बारूद से उड़वा दिया। इसके अलावा जो जनता थी, उन जनता से लूटपाट कराई गई। आगे चलकर गवर्नर जनरल केनिंग का एक स्टेटमेंट आता है। केनिंग ये कहता है कि विंसेंट आयर के द्वारा इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए था, मतलब आयर के इस कदम की आलोचना की गई थी। खैर, कुंवर सिंह यहां से जा चुके थे, अब वो यहां से गए कालपी। अलग अलग क्षेत्रों में वो गए और अलग अलग स्थानों पर विद्रोह किया।
अंग्रेजों के पास में डेली अलग अलग खबरें आती थी कि आज कुंवर सिंह रीवा में विद्रोह कर रहे हैं, कालपी में, बांदा में, कानपुर में, लखनऊ में, आजमगढ़ में, अतरौलिया में। अंग्रेज पूछते इन सभी स्थानों पर कौन विद्रोह कर रहा है? बाबू कुंवर सिंह। ये सब अलग अलग बाबू कुंवर सिंह है या एक ही कुंवर सिंह है? ये एक ही कुंवर सिंह है। ये वही 80 वर्षीय कुंवर सिंह है जिसके द्वारा आरा हाउस की घेराबंदी की गई थी। ये वही कुंवर सिंह है जिसकी रियासत जगदीशपुर है। कुंवर सिंह जो है ये पहुंचते हैं लखनऊ। लखनऊ जो अवध की राजधानी थी। हालांकि अंग्रेजों का अवध पर अधिकार हो चुका था, अवध का विलय कर लिया गया था। डलहौजी जब गवर्नर जनरल था तो डलहौजी ने एक स्टेटमेंट दिया था 1851 में कि ये जो अवध है ये चेरी है, एक फ्रूट होता है ना चेरी, कि ये चेरी है और ये चेरी एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। बाद में 1856 में एक रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने षड्यंत्र के तहत उस अवध का विलय कर लिया था। एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, स्लीमैन को। हालांकि स्लीमैन ने उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की थी, तो एक दूसरे अधिकारी को भेजा था, आउटरम को। और आउटरम ने एक रिपोर्ट तैयार की कि अवध में कुशासन है। कुशासन को आधार बनाकर वहां का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसको निष्कासित कर दिया, कलकत्ता भेज दिया गया, अवध का विलय कर लिया गया। तो उसके कारण जो अवध की जनता थी उसमें नाराजगी होगी। नवाब वाजिद अली शाह की जो बेगम थी हजरत महल, उसमें नाराजगी होगी। तो हजरत महल और उनका जो बेटा है बिरजिस कादिर, इनके द्वारा कुंवर सिंह का बहुत स्वागत किया गया, सम्मान किया गया जब वो लखनऊ पहुंचे। इसके अलावा एक शाही फरमान जारी कर दिया गया। हालांकि इनके पास में लेना देना अभी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक शाही फरमान जारी कर दिया गया कि आजमगढ़ का जो प्रशासन है वो आपको दिया जाता है, 12,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा जो शाही चोगा है जिसको खिलत कहा जाता है, वो खिलत भी आपको दी जाती है। अब कुंवर सिंह जब आजमगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे तो डलहौजी के द्वारा एक सेना भेजी जाती है कर्नल मिलमैन के नेतृत्व में। मिलमैन आता है, आजमगढ़ के पास में एक जगह आती है अतरौलिया। उस अतरौलिया स्थान पर मिलमैन के साथ में उनका मुकाबला होता है। कुंवर सिंह के द्वारा न केवल कर्नल मिलमैन की सेना को पराजित किया जाता है, पराजित करने के बाद आजमगढ़ के शहर पर भी कब्जा कर लिया जाता है। दरअसल जब कर्नल मिलमैन आया तो कुंवर सिंह ने यहां पर एक चाल चली, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। जब सेना वापस भागने लगी तो मिलमैन को लगा ये लोग डर चुके हैं और वापस लौट रहे हैं। तो उसकी सेना जो है वो विश्राम अवस्था में आ गई, भोजन करने के लिए बैठी थी। अचानक से कुंवर सिंह की सेना ने उन पर हमला कर दिया। वो संभल नहीं पाए, बहुत सारे सैनिक मार दिए गए और उनको पराजित होकर लौटना पड़ा। अब जब गवर्नर जनरल केनिंग के पास में यह खबर पहुंची कि आजमगढ़ के शहर पर कुंवर सिंह का अधिकार हो चुका है, तो ऐसे में बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि पास में बनारस है, पास में ही इलाहाबाद का क्षेत्र है, वहां पर भी अंग्रेजों को दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए केनिंग के द्वारा डेम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी कि कुंवर सिंह को पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा। लेकिन डेम्स फेल रहा, नहीं पकड़ पाया। बाद में लुगार्ड के नेतृत्व में एक और फौज भेजी गई। अब लुगार्ड बड़ी फौज लेकर आया। कुंवर सिंह को पता था कि सीधे भिड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर एक चाल चली। कुंवर सिंह ने अपनी सेना के 2 विभाग कर दिए कि सेना की एक टुकड़ी रहेगी जो लुगार्ड के साथ में मुकाबला करती रहेगी, उसको यहीं पर रोक कर रखेगी। दूसरी जो टुकड़ी होगी उसके साथ में मैं गाजीपुर की तरफ से होता हुआ शिवपुर घाट से गंगा नदी को पार करके और जगदीशपुर रियासत में चला जाऊंगा और जगदीशपुर रियासत को वहां मुक्त करा लूंगा। साथ ही साथ अफवाह का भी सहारा लिया। अफवाह का भी युद्ध के मैदान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भले ही आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया और किस प्रकार से पाकिस्तान ने चारों तरफ अफवाह फैला दी थी। अफवाह की एक स्ट्रेटेजी के तौर पर अफवाह को लिया जाता है। भले ही आज का दौर आप ले लो या फिर जब बाबर के द्वारा महाराणा सांगा के साथ में युद्ध लड़ा गया था, तब भी हम ये देखते हैं कि बाबर ने अपने मुट्ठी भर सैनिक काबुल वाले रूट पर भेजे थे, यह समाचार भिजवाने के लिए सांगा के पास में कि बाबर के पास में एक बहुत बड़ी फौज आकर मिल गई है, जबकि वास्तव में नहीं आई थी। केवल मुट्ठी भर सैनिक इसीलिए भेजे गए थे कि उनके जो गुप्तचर होंगे वो सांगा के पास में इस प्रकार से एक गलत जानकारी दे देंगे। खैर, वापस विषय पर आओ। कुंवर सिंह ने लुगार्ड का मुकाबला करने के लिए सेना की एक टुकड़ी को तो उसके सामने रख दिया कि तुम इसको उलझाए रखना, और यह अफवाह फैला दी कि कुंवर सिंह स्वयं जो है वो फलाना रूट से उस तरफ चले गए हैं, जबकि वहां जाने की बजाय वो अपनी एक टुकड़ी को लेकर गाजीपुर की तरफ होते हुए, और उनको कहां जाना था, जगदीशपुर। लुगार्ड को वहां पर रोके रखा गया। कुंवर सिंह अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ में गाजीपुर के पास में पहुंचे। एक घाट आता है शिवपुर घाट, गंगा नदी को अब पार करना था। गंगा नदी को पार करने के लिए वो नाव में बैठे। पीछे से एक अंग्रेजी फौज और आ रही थी डगलस के नेतृत्व में। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी।
एक गोली बाबूवीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लगी, बाईं कलाई में। बहुत ज्यादा रक्त बहने लगा। डर यह था कि यह संक्रमण फैल जाएगा, विकल्प यह था कि या तो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहो या फिर अपनी रियासत को अगर स्वतंत्र कराना, अंग्रेजों के विरुद्ध अगर संघर्ष करना है, और जबकि ऐसे में आपके पास में कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर निर्णय, कि स्वयं की तलवार उठाओ और अपने शरीर के इस अंग को काट कर फेंक दो। यह बड़ा हिम्मत वाला निर्णय है। बाबूवीर कुंवर सिंह ने अपनी तलवार उठाकर एक झटके से अपने शरीर के इस बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी को अर्पित कर दिया और यह प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, आपके छोटे से इस भक्त की इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करो। आप एक बार विचार करो कि उस समय उनके साथ में जो सैनिक रहे होंगे और जो अंग्रेजी फौज उनका पीछा कर रही होगी, जिन्होंने जब ये दृश्य देखा होगा कि क्या व्यक्ति है यार, मतलब खुद की तलवार से स्वयं के ही शरीर के अंग को काटकर फेंक दिया और फिर उस स्थान पर जब बहुत ज्यादा खून बहने लगा तो वहां पर गमछा बांध दिया ताकि रक्तस्राव ज्यादा ना हो। वहां से पहुंचे जगदीशपुर। अब जब जगदीशपुर में पहुंचे तो अंग्रेजों को यह सूचना मिली कि बाबू कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर में आ चुका है। तो अंग्रेजों ने आरा से अपने कमांडर को भेजा, ली ग्रैंड को। ली ग्रैंड को 35वीं रेजिमेंट का नेतृत्व देकर और जगदीशपुर पर अटैक करने के लिए भेजा। यह भेजा था 22 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह ने घेराबंदी कर ली, उसको सर्किल की तरह घेर लिया चारों तरफ से, जिसमें ली ग्रैंड मारा गया। उसके साथ के बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। बचे कुचे जो मुट्ठी भर सैनिक थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। जगदीशपुर स्वतंत्र हो चुका था। जगदीशपुर पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। वहां से जो यूनियन जैक था, जो ब्रिटिश झंडा था, उसको उतारकर फेंक दिया गया और उसकी जगह केसरिया ध्वज लहरा दिया गया। तो खैर 80 वर्षीय इस महान योद्धा बाबूवीर कुंवर सिंह की विजय हो चुकी थी। लेकिन बड़ी दुखद घटना हुई इसके 3 दिन बाद ही, जब 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को लगातार युद्ध लड़ने के कारण, बहुत ज्यादा थकान के कारण और बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण इस महान योद्धा का निधन हो जाता है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। खैर बाबूवीर कुंवर सिंह की जब मृत्यु होती है तो उनके बाद उनके जो भाई थे अमर सिंह, वो इस संघर्ष को लगातार जारी रखते हैं। और जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ समय बाद ही अंग्रेजों के द्वारा उनको धोखे से पकड़ लिया गया था और गोरखपुर की जेल में बंद कर दिया गया था और वहीं पर रहते हुए बीमारी के कारण उनका भी निधन हो जाता है। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।